That's fine. Assalamu alaikum. Okay, today we will talk about appeals. अगर आप कमिश्नर इनकम टैक्स के किसी भी डिसीजन से अपने आप को एग्रीव समझते हैं तो फिर आपके पास जो फर्स्ट फोरम अवेलेबल है दैट इज कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। आप इसके पास जा सकते हैं और अगर यहाँ पे भी आपकी तसल्ली तशफ़ी ना हो तो फिर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, ये फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल से आगे जो ऑप्शन है दैट इज यू कैन गो टू हाई कोर्ट। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन मौजूद नहीं है कि आप हाई कोर्ट से आगे किधर जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान, वो आपको ये राइट देता है कि आप हाई कोर्ट से आगे फिर नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने डिसीजन के लिए अब दरख्वास्त दे सकते हैं। नाउ ये जो बॉर्डर लाइन है वो ये कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन, इफ देर इज सम इंटरप्रिटेशन ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, कानून की इंटरप्रिटेशन का अगर कोई मामला है और उसकी वजह से आप एग्रीव हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के जो इश्यूज हैं कि आप का सेटअप, बिजनेस का सेटअप पाकिस्तान के अंदर क्या वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन मीट करता है या नहीं करता। सो इट्स अ डिबेट ऑन द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और ये कोर्ट पे इंटरप्रेट करेगा कि क्या वो इंटरप्रिटेशन के मुताबिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनती है या नहीं बनती। तो ये पॉइंट ऑफ लॉ है। अगर ऐसा कोई मामला है तो फिर आप ट्रिब्यूनल से आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स भी कोर्ट ही होती हैं लेकिन इसको कोर्ट ऑफ लॉ नहीं कहा जाता, दर्जा इसको वही हासिल है। लेकिन ट्रिब्यूनल्स यूजुअली, ये जो वर्ड यूज होता है टेक्निकली, दिस इज यूज फॉर सम स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, यू कैन से। जैसे इनकम टैक्स के मामला पे जो स्पेशलाइज्ड अदालत होगी वो एपलेट ट्रिब्यूनल होगा। अच्छा जी, ये सारा आप मामला अगर इसमें इसमें से किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आप समझते हैं कि अ, मेरा मामला, मेरी बात को सही तरह सुना नहीं जा रहा, यानी आप यू स्टिल फील कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के बाद भी आप समझते हैं कि यार ये आगे भी अगर जाएगा तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, एंड यू फील एग्रीव्ड, ठीक है, या आप समझते हैं कि मेरे साथ कोई हार्डशिप हो रहा है, तो आपके पास एक और रास्ता मौजूद है विच इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि जो टैक्स पेयर है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक एप्लीकेशन देगा कि जनाब मेरे साथ हार्डशिप हो रही है, ज्यादती हो रही है, मेरी बात को नहीं समझा जा रहा। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिर एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना देगा। ठीक है, सो हम इसके इसके इससे आगे क्या होगा इसकी मजीद डिटेल में हम जाएंगे। अभी जरा पहले अपीज जो पहले 4 लेवल्स हैं इनको जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कुछ किया जाएगा। ओके, सो पहला फोरम आपके पास है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। इसके पास आप जा सकते हैं अगर आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के किसी फैसले से मुतमईन नहीं है। कुछ फीस हैं जो आपने अदा करनी है, यहाँ पे मेंशन है ये फीस लॉ के अंदर, और विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, इसके फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर आप ये अपील दे देंगे। जो डिसीजन है वो आपको डायरेक्ट रिलीफ दिया जा सकता है या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जा सकती है। ये कौन किसको देगा? ये जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स है, ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को ये डायरेक्शंस देगा। 120 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करने के बाद इसने अपना फैसला करना है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स ने। और अ, जो डिसीजन है वो क्या कर सकता है कि वो रिकवरी ऑफ टैक्स के अगेंस्ट आपको स्टे दे दे कि आप, जो इस बंदे ने कहा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने आपको टैक्स अदा करें, तो उसके अगेंस्ट आपको 30 दिन का स्टे मिल सकता है। और मजीद 30 दिन का भी मिल सकता है वो अगर आप ये कुछ कंडीशन पूरी कर दें तो। ना अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स इसके डिस्कशन, इसके फैसले, इसके डिसीजन से भी अगर आप मुतमईन नहीं है तो फिर नेक्स्ट फोरम आपके पास क्या है कि आप ट्रिब्यूनल में चले जाओ और ट्रिब्यूनल में भी कुछ फीस अदा कर देंगे आप, और 60 दिन के अंदर अंदर आपने ये दरख्वास्त दायर करनी है फैसला मिलने के बाद। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, इसका फैसला जो आपको मिला तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप दरख्वास्त जमा करा दें और आपको डायरेक्ट रिलीफ मिल सकता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जा सकती है, या उसके ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है। सेट असाइड का मतलब ये है कि दैट ऑर्डर हैज बीन नलिफाइड, उसको जीरो कर दिया, खत्म कर दिया।
लिमिटेशन डिसीजन की ये है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग, दरख्वास्त मिलने के, ट्रिब्यूनल को जब दरख्वास्त मिलेगी तो 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपना 6 मंथ्स में सॉरी अपना फैसला करना होगा। और इसी तरह ये स्टे दे सकता है आपको रिकवरी ऑफ टैक्स के अगेंस्ट। और यहाँ से आगे अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट में चले जाओ आप, और कुछ फीस अदा कर दो। 90 डेज के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त दे देनी है, और आपको वहाँ पे भी अ, अ, जो है वो या तो डायरेक्ट रिलीफ मिल जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन, या सेटिसाइड किया जा सकता है फैसला जो भी कमिश्नर का है। लिमिटेशन फॉर डिसीजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, ये एक अदालत है, कोर्ट ऑफ लॉ है, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपनी कोई बंदिश नहीं लगा सकता कि जनाब इतनी देर में आप फैसला देंगे। अब अगर हाई कोर्ट ने किसी डिसीजन के ऊपर स्टे दे दिया हुआ है, तो वो जो स्टे मतलब कमिश्नर ने अगर कोई टैक्स रिकवरी टैक्स पेयर से ड्यू थी, और हाई कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर स्टे दे दिया, तो वो जो स्टे है उसका इफेक्टिव पीरियड 6 मंथ है। अगर 6 मंथ में उस अपील के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ तो वो 6 मंथ तक स्टे वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा और फिर आपको वो टैक्स अदा करना होगा। उससे पहले या तो उसका कोई फैसला हो जाए, या फिर वो अपील वो जो सॉरी ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाए। अदरवाइज फिर 6 मंथ के बाद वो स्टे खुद ही ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। अच्छा, हाई कोर्ट से आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो नहीं, अलबत्ता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ये राइट दिया हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जा सकते हैं। नाउ इसके इन सारी चीज़ों के होते हुए जो आपके पास एक ऑल्टरनेट रास्ता मौजूद है, लॉ ने जो बताया हुआ है, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में किन सर्कमस्टांसेस में आप जा सकते हैं जी एफबीआर के पास। नाउ इसकी कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें जो भी टैक्स पेयर है, अगर वो समझता है कि वो एग्रीव्ड है, if he is aggrieved पर्सन, या उसका वो समझता है कि मेरे साथ कोई हार्डशिप हो रही है, ठीक है जी, ज्यादती हो रही है मेरे साथ, और मेरी बात नहीं समझी जा रही, कोई डिस्प्यूट है ऐसा, तो फिर वो बिल्कुल एफबीआर के पास एक एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब मेरे लिए आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दें। दो सिचुएशंस ऐसी हैं, नंबर वन के या तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, या दूसरा कोई पॉइंट ऑफ लॉ पॉइंट ऑफ लॉ उसकी इंटरप्रिटेशन का मसला है, इंटरप्रिटेशन का मसला है। इन दो सूरतों में आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी नहीं बनवा सकते, क्योंकि ये तो अदालत के काम है ना, तो इन कामों के लिए आप नहीं बनवा सकते। अदरवाइज आप का कोई टैक्स लाइबिलिटी का इशू है, आपका कोई रिफंड का इशू है, आपका कोई और डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी के वेवर का इशू है, इसका कोई वेवर इन्वॉल्व है वो आपको नहीं दिया जा रहा। इसी तरह अगर आपको कोई एनी अदर रिलीफ, कोई अदर रिलीफ जो आप समझते हैं कि आपको मिलना चाहिए और वो नहीं मिल रहा, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब मेरे लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी जाए। नाउ एफबीआर अगर ये देखेगा कि हाँ जी ठीक है इस पे बनना चाहिए, तो वो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाएगा जिसमें चीफ कमिश्नर शामिल होगा, और एफबीआर एक पैनल नोटिफाई करता है, उस पैनल में से दो बंदे मजीद शामिल किए जाएंगे, यानी इसके साथ एक दो बंदे और होंगे चीफ कमिश्नर के साथ। अब वो जो पैनल है उसमें कौन, वो पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और रिप्यूटेबल बिजनेसमैन, इनका कोई पैनल एफबीआर बना देता है। और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और उसका जो एडवोकेट है उसका 10 साल का टैक्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो फिर उस पैनल में से चूज कर लिया जाएगा। नो जो ही ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनेगी, तो साथ ही इसका जो कम्युनिकेशन है वो अगर तो कोर्ट में मामला चल रहा था, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, या फिर एपलेट अथॉरिटी के पास चल रहा था, किसी एपलेट अथॉरिटी जैसे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपीज या इनकम टैक्स वो जो ट्रिब्यूनल है इनलैंड रेवेन्यू का, वहां पर अगर मामला चल रहा था, तो एफबीआर इन दोनों, जहाँ पे भी मामला चल रहा था अपील में, वहां पे उनको इन्फॉर्म कर देगा कि जनाब इस बंदे ने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब वहां पे जब कम्युनिकेट हो जाएगा तो फिर वो लोग प्रोसीड करना छोड़ देंगे, ठीक है। अब
ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, ये क्या काम करेगी? नाउ ये मामले को एग्जामिन करेगी कि जनाब ये क्या हो रहा है। ये कोई इसके ऊपर इंक्वायरी अगर चाहे तो वो करवा सकती है। ये अगर इसके ऊपर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहे तो वो ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्चुरियल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो वहाँ पे एक्चुअरी से ओपिनियन लिया जा सकता है। वो किसी भी इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर से ऑडिट करवा सकती है। और इसके ऊपर लाजमी है कि 120 दिन में अपना केस मामला कंक्लूड करके उसके ऊपर फैसला सुना दे। ठीक है। ये जो टैक्स की रिकवरी का जो ऑर्डर है उसके ऊपर ये स्टे भी दे सकते हैं। लेकिन उस स्टे का वैलिडिटी पीरियड कितना होगा? वो अगेन 120 दिन का ही होगा वैलिडिटी पीरियड। जो स्टे अगर वो देते हैं कि जनाब हम जो टैक्स रिकवरी उसके ऊपर इसको स्टे दे रहे हैं, या फिर ये इसकी वैलिडिटी पीरियड 120 दिन तक होगी, या फिर जिस वक्त तक ये डिसॉल्व ना हो जाए। क्या डिसॉल्व ना हो जाए? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी डिसॉल्व ना हो जाए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की जो जो लाइफ साइकिल है ना, वो 120 डेज का ही है। क्योंकि अगर 120 दिन में ये अपना फैसला नहीं करेगी तो एफबीआर क्या करेगा? एफबीआर इसको डिसॉल्व कर देगा, इसको खत्म कर देगा कि जी इससे तो काम नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ। और तीसरा ये कि ये अपना कोई डिसीजन कर ले 120 दिन से पहले पहले, तो इन दोनों में से जो भी डेट पहले आ जाए तो उस वक्त तक इस स्टे ऑर्डर की वैलिडिटी डेट है। ठीक है। सो ये स्टे ऑर्डर वैलिड रहेगा इनमें से जो भी तारीख पहले आ जाए उस वक्त तक। नाउ अब ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, ये इस टैक्स पेयर के साथ मामले को डिस्कस करेगी। और ये अगर इससे सेटिस्फाई हो जाता है, अगर ये कहता है जी हाँ ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, ये ठीक इन्होंने मेरे साथ जो मेरा मामला है उसको सही समझा है, तो फिर ये अपना अपील जहाँ भी इसकी पड़ी हुई थी, ट्रिब्यूनल में पड़ी हुई थी, कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास पड़ी हुई थी, हाई कोर्ट में पड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, ये वहां से जाके अपनी अपील को क्या करेगा? विदड्रॉ करेगा। और विद इन 60 डेज इसने वो अपील विदड्रॉ करनी है। और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को ये इन साहब को जाके बता देना है कि भाईजान मैंने अपनी अपील विदड्रॉ कर ली है वहां से, और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ एडीआरसी के फैसले के साथ। ठीक है जी। और वहां से ज़ाहिर है जब अपीलेट अथॉरिटी या किसी कोर्ट में उसने अगर केस किया हुआ था तो वहां से जब उसने वापस ले लिया तो वो मामला खत्म हो गया। और इस तरह से ये एक इसका प्रोसीजर इस तरह से फॉलो होगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। रेमुनरेशन कमेटी मेंबरान जो इसमें हिस्सा लेंगे, जैसे भी पिछले यहाँ पे हमने कमेटी के कॉम्पोजिशन की बात की थी, तो इनको कोई भी रेमुनरेशन जो एफबीआर समझे मुनासिब, तो ये एफबीआर की सवाबदीद है कि वो जो भी मुनासिब रेमुनरेशन समझे वो इनको दे सकता है। और ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग्स के लिए अगेन एफबीआर के पास ही पावर है कि वो अगर कोई रूल्स बनाना चाहे तो वो बिल्कुल बना सकता है। ओके ना, सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट अपील्स। यहाँ तक अगर आपका कुछ सवाल होगा तो फिर वो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि अगर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको रिवीजन करने के लिए क्या कुछ कवानीन है और कैसे उसको रिवाइज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।